Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So here we come with the next topic of chapter number 3, that is motion in straight line, that is rest and motion. Next parameter you can say. In previous video we discussed about distance and displacement, and so let us discuss now about rest and motion. That what is the basic difference between these two terms and between these two parameters, when we can say that this object is at rest and when we can say that object is in motion. Let us take an example. Keep in mind one thing, that rest and motion are relative terms. Clear? देखो बेटा, होता क्या है जनरली, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई पर्सन अर्थ पे है सपोज, और ये एक टावर है, क्लियर, और इस पूरे सिनेरियो को मून पे बैठा हुआ कोई भी पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है. क्लियर? किसको? द पर्सन ए एंड पर्सन बी. ए पर्सन इज ऑब्जर्विंग टावर एंड बी पर्सन इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग टावर फ्रॉम द मून. अब इन द 9 AM यानी सुबह के 9 बजे ये जो टावर की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन ए, यानी कि इससे जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो d है. क्लियर? एंड 9 AM पे b से जो टावर का डिस्टेंस है मान लीजिए वो d डैश है. क्लियर? अब आफ्टर 12 आवर्स या आफ्टर 24 आवर्स, 12 आवर्स अगर मैं बात करूं, रात के 9 बजे अगर मैं बात करूं 9 PM पे, सेम सिनेरियो अगर हम देखें, देखो बेटा अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है. तो मान लेते हैं कि जैसे मून वाला जो पर्सन है वो भी कहीं मूव तो करेगा. जैसे मान लो मून वाला पर्सन यहाँ पे है और अर्थ जो रोटेट कर रही थी, और रोटेट करते करते ये जो पर्सन है ये यहाँ आ गया और टावर हो गया यहाँ पे. अब अगर मैं ऑब्जर्व करूँ ए पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सन ए, द डिस्टेंस ऑफ टावर will be d itself, remain same, because both are moving, both are rotating with the earth na. That's why the distance between these two you can say objects is d, but here the distance changes. Now it will becomes d double dash. Initially वो क्या था बेटा? d dash था, ठीक है, और finally वो d double dash है. Clear? अब हमें क्या समझना है, what we have to conclude दैट अगर मैं इस टावर की बात करूं तो टावर अगर इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है, यानी कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, तो दिस टावर इज एट रेस्ट. अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में देखूं तो जो टावर है वो किस पे है बेटा? वो रेस्ट पे होगा. लेकिन अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी, दिस टावर इज इन मोशन. ये जो टावर है आपका ये मोशन में है. यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद टाइम के साथ अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. And if the object is changing the position with respect to a frame of reference with time, then we can say that object is in motion. Means tower is in motion with respect to B, whereas tower is at rest with respect to A. So this is the basic difference. Clear? बेटा A के respect, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ऑब्जर्व करें टावर को तो टावर रेस्ट पे है, बट इफ वी आर ऑब्जर्विंग दिस टावर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी, देन दिस टावर विल बी इन मोशन. ये जो टावर आपका होगा ये मोशन में होगा. तो इसकी हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बेटा, सिंपल है. अच्छा, अब फिजिक्स में हमारा जो सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम लोग मान के चलते हैं वो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. यानी कि देखो बेटा यहाँ पे एक पर्सन था, अब जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये एक्स एक्सिस है मान लो,
ये आपके पास मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसको हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ये ओरिजिन होता है 0,0,0। क्लियर? तो ओरिजिन को हम लोग क्या मानते हैं, एक ओरिजिन पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से मान लो ये कोई ब्लॉक है, उसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ठीक है, अब आप यहां खड़े हो, इसके रेस्पेक्ट में ये गाड़ी अगर टाइम के साथ, यानी टाइम t1 पे मैंने ऑब्जर्व करा, तो ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट था ये यहाँ था, फिर थोड़े पैसेज ऑफ टाइम डेल्टा t ले लो या t2 ले लो या t3 ले लो, उसके बाद मैं कॉन्टिन्यूसली इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यानी कि अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज नहीं कर रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स कोऑर्डिनेट, इट्स पोजीशन इज फिक्स with passage of time, then we can say that this object is at rest. Clear? And if this object is changing its position with respect to this point of origin point of respect में, अगर ये object जो है वो change करता है अपनी position, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये किस में है बेटा, ये motion में है। Okay, so let's write down the definition of motion, that what is motion? Motion is if the position of object changes with time, if the position of the object changes with time with respect to a reference point, you can say with respect to a reference point, then we can say that that object is in motion. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, देन वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. सो कोऑर्डिनेट system, that is x, y and z axis, this Cartesian coordinate system is considered as our reference frame. इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं रेफरेंस फ्रेम. क्लियर? एंड द ओरिजिन, विच ओरिजिन, दिस वन, दैट इज 0,0,0, दिस इज आर रेफरेंस पॉइंट. क्लियर? एंड इफ, तो एक और डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, दैट इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दैट इफ द coordinate one or more than one, if the coordinate one or more than one of the object is changing, with time, then we can say that object is in motion with respect to this reference point, with respect to this reference frame. If the coordinate of the object is changing with time, then we can say that object is in motion with respect to the given frame of reference. हो सकता है बेटा given frame of reference. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग सुनो, हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस फ्रेम के लिए मोशन में हो सकता है और दूसरे रेफरेंस फ्रेम के लिए रेस्ट पे भी हो सकता है. सो कीप इन माइंड दिस थिंग बेटा. सो दिस इज इन डेफिनेशन यू कैन से ऑफ मोशन. एंड इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, सो दिस यू हैव टू राइट ऑन योर ओन. So I am writing that if when we can say that object is at rest, this was the definition of motion. If we have written here rest, means if the position of the object not changes, doesn't change or not change with time with respect to a reference point, then we can say that object is at rest. So this is the basically you can say definition of rest as well as motion. Okay, now
Next part which we have discussed earlier, that distance and displacement. After that, next parameter is velocity and speed. So let us discuss now that what is velocity and what is speed. Okay, previously you must know the difference between distance and displacement. So distance is actual path length covered, okay, and displacement is basically, you can say that if the object is at x1 at time t1 and is at x2 at time t2, clear? So the displacement will be delta x, that is x2 minus x1, that is change in position, you can say. Change in position. Change in position can be calculated with this particular expression, that is delta x. Delta x is what? Change in position. x2 is final position, you can say, and x1 is initial position, you can say. And if the value of x1 is greater than the value of x2, if x1 is greater than x2, then in that case delta x will be, x2 is less, so delta x will be negative. Clear? Suppose this is a number line 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, like this. Initial position of the object was at 6. So this will be x1 now, and final position of the object is suppose 1. This is x2. So here x1 is greater than x2. So if x1 is greater than x2, in that case our displacement will be negative. Clear? And if the value of x2 is greater than x1, in that case delta x means path, you can say change in position is positive. And if x2 will be equal to x1, in that case change in position will be 0. So displacement can be negative, positive or 0, but distance is actual path length. So basically if the object moves, in that case we can't see that distance of that particular object will be 0. Okay, so keep in mind this thing. Okay, now let us discuss about velocity, that what is velocity and what is speed and what is the basic difference between the two. Let us take an example. Suppose we are considering beta only motion in a straight line. So let us consider this number line system, suppose 0, 1, 2, up 7, 8 up to infinity. Initially just consider an object, a car, whatever you can imagine. So if initially object is at 2, suppose this is the initial position of the object, x1 at time t1 the object is at x1, and at time t2 the object is at x2. So basically what is velocity? Velocity can be written as, now there are, you can say, two types of velocities. One is basically beta average one. One is average velocity and one is instantaneous velocity. नाम से ही clear हो रहा है बेटा. Average velocity वो velocity होती है throughout the displacement, total change in position upon total time taken. That is called as average velocity. Instantaneous का मतलब होता है बेटा उस particular instant पे, यानी कि अगर मैं टाइम इंटरवल को बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दूं तो जो मुझे वेलोसिटी मिलती है वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है. हम इस एग्जांपल पे आते हैं फिर से. एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि एक कार है जो इनिशियली x1 पे है और फाइनली x2 पे है. टाइम यहाँ पे t1 था बेटा, यहाँ पे t2 था. अब जो हमारे पास एक आपको चीज़ याद रखनी है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा एक्स वाई जेड विद अ क्लॉक, एक क्लॉक के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम एज्यूम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एट प्रेजेंट इफ यूल सी at time t1 the position of the object was x1 and at time t2 the position is x2.
Clear? Now, velocity is basically change in position. It is a ratio of change in position to that of total time taken to change that particular position. This is velocity. Means जो भी उसकी position के अंदर change आया है with respect to time की respect में, that is called as velocity. So basically you can say velocity is delta x by delta t. Clear? अब एक डिफरेंस एवरेज और इंस्टेंटेनियस के अंदर का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं. जनरली अगर आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से जो डेल्टा टी है बेटा, दैट इज t2 माइनस t1. क्लियर? लेट अस टेक एन एग्जांपल कि t1 मेरे पास यहां 2 सेकेंड्स है और t2 मेरे पास यहां मान लीजिए 10 सेकेंड्स है. तो जो मेरा डेल्टा टी है, दैट इज टाइम टेकन इज 10 माइनस 2, दैट इज 8 सेकेंड्स. लेकिन अगर मैं इसी टाइम इंटरवल को, यानी कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है बेटा वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल, इनफैक्ट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कि यहां से लेकर यहां तक अगर मैं सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट ये चला t1 पे यहां था, ये t टाइम पे यहां पहुंच गई गाड़ी, t टाइम पे यहां पहुंच गई, t1 पे यहां था, t टाइम पे यहां पहुंच गई. अब अगले डेल्टा टी टाइम के लिए एक स्मॉल इंटरवल लिया मैंने, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल इंटरवल के लिए अगर हम वेलोसिटी को आइडेंटिफाई या फाइंड आउट करेंगे, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मतलब वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट. जैसे हम लोग जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी या स्कूटी जब आप या बाइक ड्राइव कर रहे हो तो उसमें जो मीटर होता है हमारा स्पीड जो डिस्प्ले करता है, तो वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है. यानी कि अगर आप कहीं मूव कर रहे हो सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो बेटा आपने इन बिटवीन यहाँ कहीं आपने उस गाड़ी पे जो स्पीडोमीटर है उसको जब ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करोगे तो उस वक्त आपको जो स्पीड दिखेगी उसके अंदर वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी. मतलब उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है जिस वक्त आपने उसको ऑब्जर्व किया है. तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाता है. क्या चेंज आ जाता है बेटा जी? फॉर्मूला में ये चेंज आ जाता है कि ये जो फॉर्मूला है, दिस वन, दैट इज चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन. इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन total time taken. Total displacement upon total time taken. This is what? This is average velocity. So the formula for average velocity is delta x by delta t. अगर इसी फॉर्मूला के अंदर मैं लिमिट्स अप्लाई कर दूं, यानी कि फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इफ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, that is limit delta t tends to 0, delta x by delta t, then this will changes to v instantaneous and this will be dx by dt. तो याद रखना है हमें, न्यूमेरिकल में हम लोग इसको यूज करेंगे. जो भी चीजें हमने डिस्कस की है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है dx by dt से, एंड एवरेज वेलोसिटी जो है हमारे पास वो आती है बेटा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से. दिस इज द बेसिक डिफरेंस यू कैन से बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, चेंज इन पोजीशन जो है मेरे पास या डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी जो है हमारे पास वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेलोसिटी इज अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. सो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ, ठीक है, और कुछ इसका डायरेक्शन भी होगा. तो ध्यान रखना हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. क्लियर कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट, इसकी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करूँ
तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करूं यहाँ पर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन कितना है बेटा, 8 माइनस 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज 10 माइनस 2 दैट इज 8. So 6 3 4 3 by 4 meter per second. This is the unit of velocity. Clear? तो velocity के units क्या मिलेंगे मुझे? Displacement, change in position. Meter is the unit, second is the unit, meter per second. So this will be the SI unit. You can say, तो मैं लिख देता हूँ SI unit किसके बेटा? Velocity के. क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड होते हैं. CGS यूनिट की अगर मैं बात करूं तो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द SI यूनिट एंड दिस इज द CGS यूनिट. एंड इफ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द डायमेंशंस, then the dimensions of velocity will be LT minus 1. These are the dimensions of velocity. So you have to keep in mind that what is the basic difference between average velocity and instantaneous velocity. Similarly, if we will talk about speed, if we are talking about speed, in that case speed is total path covered, you can say, upon total time taken. That's it, that is speed. Now speed is speed also, you can say it is of two types. Again, average and instantaneous. As clear from the name, average total जो भी पाथ लेंथ कवर किया है उसको टाइम के साथ डिवाइड करना है, दैट इज एवरेज. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस, एंड इंस्टेंटेनियस means speed and velocity of a particular object at a particular instant. This is the basic difference. So again, the formula for speed, you can say, or you can say the definition for speed. Speed is total distance traveled, total distance traveled upon total time taken. Total distance traveled upon total time taken is speed. Clear? और actual path length upon total time, you can say. So if we are finding out average speed, then we have to consider what? Total distance traveled. Suppose delta x upon delta t. Clear? And if we are finding instantaneous speed, that will be dx by dt. So here you are supposed to put the magnitude, or you can say total distance. जितनी भी total distance है वो आपको लिखनी है बेटा यहाँ पे. Clear? तो delta x जो है इसको x डैश से चाहे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, द टोटल डिस्टेंस x से लिख दीजिए, मतलब पर यूनिट टाइम आप कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड. तो दीज आर द बेसिकली यू कैन से रिलेशंस और फॉर्मूलाज फॉर एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ज़्यादा क्लैरिटी बेटा आपको न्यूमेरिकल करने से आएगी, दैट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम लोग. एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? So let us consider first of all example number 3.1 of NCERT. Page number is 43. Question आपके सामने होगा बेटा, NCERT की बुक होनी चाहिए अगर है तो. A car is moving along a straight line, say OP as shown in figure 3.1. एक ना नंबर लाइन इन्होंने ड्रॉ कर रखी है, नंबर लाइन इज ड्रॉन, ऐसे करके एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है. हेयर मार्क कर रखा है ओ पॉइंट मार्क कर रखा है 0 पे, ठीक है. फिर इन्होंने Q पॉइंट मार्क कर रखा है 240 पे, Q पॉइंट है 240 पे, और एक आपके पास P पॉइंट है वो है आपका 360 पे. आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो O से चलता है और P पे जाकर रुक जाता है. तो आपसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछी है. 18 सेकंड में वो चलता है. मैं बता देता हूँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. दैट अ कार इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P. फ्रॉम O टू पॉइंट P अ कार इज मूविंग
and reaches at point P, time taken by the car is given, that is 18 seconds. 18 seconds is the time given कार को O से P तक आने में जो लगा. क्लियर. नाउ अगर मैं एवरेज स्पीड फाइंड करूं तो एवरेज स्पीड हम लोग बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है इसने, 360 दिख रहा है मुझे. टाइम कितना लगा, 18 टू, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. अगर मैं फाइंड करूं एवरेज वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस नहीं पूछिए आपसे, एवरेज पूछिए. अगर मैं एवरेज की बात करूं तो सेम वही बेटा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. तो अब मेरा जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है, फाइनल पॉइंट है मेरा 360. इनिशियल मेरा 0 है और टाइम 18 लगा ही है, तो 360 डिवाइडेड बाय 18, सो वी विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड. अगेन एवरेज वेलोसिटी इज दिस वन. नाउ second part of the question says that this car is moving from here to here first of all in 18 seconds, and afterwards it returns back and reach to point Q. वापसी का सफर भी उसने तय किया. It returns back from P to point Q and takes time 6 seconds. Now again you are supposed to find out the value of average speed as well as average velocity. So let's first of all find out the value of average speed. So the average speed will be what? Total distance traveled. Total distance 0 360 तो पहले ट्रैवल करा, और ये डिस्टेंस जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा 120 260. दिस इज 120 डिस्टेंस. ओके, देख सकते हो आप. तो एवरेज स्पीड जो आया मेरे पास वो आ जाएगा बेटा 360 प्लस 120 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम उसको लगा 18 प्लस 6. So the answer will be 8,480 divided by 24. Again it will coming 24 into 2, that is 20 meter per second. Average speed जो आपके पास आई वो आई बेटा 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड आई. दूसरे केस में भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी पूछी है आपसे. हाँ, एवरेज वेलोसिटी भी पूछी है. अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँ कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ जो हमने फाइंड आउट की 20 मीटर पर सेकेंड, इसके साथ अगर हम डायरेक्शन को मेंशन करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या है, टू दिस वन. क्लियर, ये इसकी डायरेक्शन है. तो डायरेक्शन है तो आप यहाँ पे डायरेक्शन भी इसकी अगर आप मेंशन करना चाहें तो प्लस आई कैप मेंशन कर सकते हैं. एवरेज स्पीड की हमने फाइंड आउट करी दूसरे केस में, बी पार्ट जो है. लेकिन अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं एवरेज वेलोसिटी. लेट्स फिगर आउट एवरेज वेलोसिटी नाउ. So if we will figure out average velocity, so the average velocity will be delta x by delta t. Delta x by delta t. Again here the final position minus initial position, the time, total time मैंने t से represent कर दिया है. Final position is now 240 because object जो है वो return back करके आया है. So the final will be 240. So I will write 240 minus 0. Initially it was 0, 18 plus 6. Total time आता है बेटा, total time taken. So this will becomes 240 divided by 24, that is 10 meter per second. So this will be the plus I cap will be the direction in this particular direction. So this will be what? This will be the average velocity. अब एक बहुत ही important conclusion हम लोग यहाँ से देख सकते हैं. क्या देख सकते हैं, बात कर लेते हैं. Let us discuss that in first case if you will see average speed and average velocity both are same. इसका magnitude अगर बात करें दोनों same है. But in second case if you will observe, average speed is having a magnitude of 20 whereas average velocity is having a magnitude of 10. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हमने शायद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्कस किया था, दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर, इसमें भी हम लोग ये चीज बोल सकते हैं दैट एवरेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी लेस देन एवरेज स्पीड और इक्वल टू एवरेज स्पीड. क्लियर, सो इन फर्स्ट केस clearly it is visible that both the magnitudes are equal, but here you can see the difference. Clear? So this is the example number 3.1 of NCERT. Let us move to the next question. So next question is
that a car is moving with the speed of 30 km per hour for first 10 minutes from here to here. It moves with the velocity of 30 km per hour. Then for next 20 minutes, it moves with 15 km per hour. And for next 15 minutes, it moves with the speed of 40 km per hour. And we are supposed to find out the value for what? The value for average speed. हम लोगों को एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है बेटा, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है. तो इसका फॉर्मूला वही रहेगा, व्हाट? टोटल पाथ लेंथ आप कह सकते हैं, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, ये नहीं भूलना है आपको, आपके दिमाग में इसको फिक्स रखना है कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, स्पीड का होता है टोटल पाथ लेंथ. क्लियर? तो यहाँ पे मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि मुझे पाथ लेंथ नहीं पता है, तो इसमें कोई टोटल पाथ लेंथ, सपोज करो फर्स्ट जो पाथ लेंथ है, फर्स्ट जो डिस्टेंस है मान लेते हैं x1 है, दूसरी मान लेते हैं x2 है, तीसरी मान लेते हैं x3 है. ठीक है, तो बेटा टाइम, टोटल टाइम तो पता है आपको 10, 20, 30, 45 मिनट्स. तो टोटल टाइम टेकन बाय दिस कार इज गिवन टू यू, दैट इज 45 मिनट्स. ठीक है, बट total path length is not given. So first of all we will find out the value of x1. It's easy, it's no problem. Let's figure out the value for x1. x1 will be velocity into time. Speed is equal to beta distance upon time. So what can be distance can be written as speed into time. We can write it like this. So what is speed for first 10 minutes? 30 km per hour. So I am putting the speed that is 30 km per hour into, तो time बेटा मिनट में है, इसको अपन एक काम करते हैं आवर्स में चेंज कर लेते हैं. तो जब इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो इट विल बी 10/60 आवर. क्लियर? एंड दिस विल बी 1/6. दिस, इसको भी चेंज करो 20/60 आवर, इसको भी चेंज करो 15/60 आवर. आवर में चेंज कर लिया टाइम. ठीक है, टाइम मेरे पास है 1/6. 1/6 आया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 1/6. So it will be 1/6. तो आपका जो डिस्टेंस आएगा किलोमीटर पर आवर अपॉन ये जो टाइम है आपका, ये भी किस में है? आर में. तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किलोमीटर पर आवर इंटू आर. आर कैंसिल हो गया, आपका जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा किलोमीटर्स में. 6 5 जा 30. सो द फर्स्ट x1 इज 5 किलोमीटर. लेट्स फिगर आउट x2. That is 15 into 20/60, that is 135. Again 5 kilometers. What about x3? x3 will be 40 into 15/60. So this will be 0 get cancelled out. 2 3 3 5 10 kilometers. Now put the values. Put the values. Let's find out total time first of all, है ना. So total time will be 1/6 plus 2/6 plus this will be 15/60. Just 60 LCM. 10 plus 20 plus 15. So total time will be, एडिशन किया है बेटा, कुछ नहीं करा टाइम का, ये आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, हमें आंसर किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगा. इफ़ यू विश यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, दैट व्हाई आई एम नॉट, आपको कोई हार्ड एंड फास्ट दिया नहीं है क्वेश्चन में. तो मीटर पर सेकेंड में पहले आप इसको भी बदलोगे, फिर आप इसको भी बदलोगे, तो इसलिए इसको एक चीज़ जो चेंज होने से हमारा काम हो रहा है, मतलब सेम यूनिट्स में होना चाहिए सब चीज़. तो मेरे पास आया 30 45 डिवाइडेड बाई 60. तो आपका जो टाइम आएगा वो आएगा आवर्स में. ये टाइम आ गया. पोजीशन सॉरी डिस्टेंस आपने निकाल ही रखा है, तो आपको अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला के अंदर पुट करना है और मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है. 5 5 10 एंड 10 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 45 इंटू 60. ऊपर चला गया, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20. क्लियर? 3 20 80 डिवाइडेड बाय 3.
kilometer per hour. This will be the answer. 80 divided by 3 किलोमीटर पर आवर. चेक करते हैं कि हमने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं करी है. कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है. हमारा आंसर जो बनेगा that will be okay. 80 by 3 answer will be in kilometer per hour. Further you can solve. Clear? So this is a kind of example you can say जिसमें कई बार एवरेज देखो, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है, बेसिक चीज़ अगर आपको ध्यान है कि एवरेज स्पीड इस तरीके से कैलकुलेट होती है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है. क्लियर? अब इसी में कई बार आपको टाइम ना दे करके ये क्या करेगा, टाइम ना दे करके आपको डिस्टेंस दे देगा, तो वहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इस तरीके से कुछ चेंज होता, कैसे चेंज होता, सपोज सेम कार इज मूविंग, ओके, लेट अस टेक द वेलोसिटीज डिफरेंट, ओके, सेम कार इज मूविंग, सपोज this car is moving with the velocity of, let us take now 30 meter per second, and कितने टाइम तक बेटा, 100 मीटर तक इसकी जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड. आफ्टरवर्ड्स for next 50 meters the speed is given to you and that is suppose 40 meter per second, and for the last 200 meters the speed of the vehicle is given to you 50 meter per second, and you are supposed to find out the value for average velocity, average speed. तो अगर बेटा आपसे एवरेज स्पीड पूछा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एवरेज नहीं कैलकुलेट कर सकते. कैसे कि अगर मैं तीनों को ऐड कर दूँ, 3 से डिवाइड कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही हो सकता है. तो आपको जो है बेसिकली इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा राइट डाउन द फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज स्पीड वी नो व्हाट इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ये होता है हमारे पास क्या, एवरेज स्पीड. टोटल डिस्टेंस है यहां पे मेरे पास, लेकिन टाइम नहीं है. अब तो टाइम कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है. फर्स्ट के लिए टाइम t1 मान लीजिए, सेकंड के लिए t2 मान लीजिए, थर्ड के लिए t3 मान लीजिए. t1 टाइम अगर फर्स्ट के लिए मानेंगे तो वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फिर से बार बार लिख रहा हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. क्लियर? तो t1 जो आएगा मेरे पास, t1 फर्स्ट स्लॉट का टाइम है. फर्स्ट स्लॉट के टाइम का डिस्टेंस कितना है, 100, और उसमें स्पीड कितनी है फर्स्ट स्लॉट में, 30 मीटर पर सेकेंड. इट इज गिवन, सो द आंसर विल बी 10/3 seconds. दिस इज t1. लेट्स फाइंड आउट t2. इफ यू आर फाइंडिंग t2, देन टोटल डिस्टेंस इज 50 डिवाइडेड बाय the velocity, speed is 40, 5/4 second. And what about t3? It will be distance, that is 200 divided by 50, that is 5/4 24 second. Okay, what is the total distance? 100 plus 50 plus 200. Total time 10/3 plus 5/4 plus 4, and the answer will come in meter per second, because here length, distance is in meter and time is in seconds. So average speed will be this much meter per second. This we can calculate. 350 divided by, let us solve this one also, 10/3 प्लस, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, प्लस 4, 4 3 12, 3 4 40 प्लस 3 5 15 प्लस 12 4 48. क्लियर? 4/1. So this will be 40 40 88 and 5 93 and 10 103 divided by 12 seconds. So this will be 103
divided by 12, so into 12 it will be, so sorry, so just multiply it with 12, we will get 0, 12 5 ja 66, 12 3 36 and 42. So this will be the answer. कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट सही है, क्लियर। सो ये आपके पास जो है आंसर आएगा बेटा इसका एवरेज स्पीड का। समटाइम्स जो हमारा फॉर्मूला बनता है, अब यहाँ पे इसको आप एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी हम लोग इसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं कि यहाँ पे v1 वेलोसिटी दे रखी होती है और ये x1 होता, v2 होती और ये x2 होता, v3 होती और ये x3 होता, क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3, टोटल टाइम हमारे पास आ जाता है बेटा x1 बाई v1 x2 बाई v2 x2 बाई सही लिखा x2, हाँ x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 प्लस x3 by v3. So this is the way how we have to find out the value for average speed. Average